दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बताऊंगा। यानी कि भारत के जितने राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर जो प्रमुख झीलें होंगी, उनके बारे में आपको बताऊंगा। अब आप ये कह सकते हैं कि भारत में तो हज़ारों, लाखों की संख्या में झीलें हो सकती हैं, तो क्या हम सबको पढ़ने वाले हैं? तो देखो नहीं, हम सिर्फ हर एक राज्य की जो प्रमुख झीलें हैं, जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, जिससे डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, उनके बारे में जानेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि एक झील होती क्या है। भाई सीधी सी बात है, अब झील पढ़ने वाले हैं तो झील का मतलब तो समझ लो। तो देखो, साधारण शब्दों में आपने तालाब देखा होगा, मतलब आपके घर के आसपास तालाब देखा होगा, या फिर मान लो कि बारिश होती है तो आप देखते होंगे कि सड़क पे कोई गड्ढे होंगे तो गड्ढों में पानी जमा हो जाता है। तो ये जो तालाब और ये गड्ढे होते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है, झील बस इसका एक बड़ा स्वरूप है। यानी कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसके अंदर बहुत सारा पानी भर गया है, उसे आप झील कहते हो। अब बड़े से मेरा मतलब बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस बहुत सारी ज़मीन उसने घेर रखी है, तो वो झील कहलाता है। तो इसका मतलब अगर हम परिभाषा दें तो हम ये दे सकते हैं कि झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों या फिर ज़मीन से घिरा हुआ होता है। जैसे एक गड्ढा होता है, वो ज़मीन से घिरा हुआ ही होता है, एक गड्ढा बन गया, आसपास उसकी ज़मीन ही होती है। वैसे ही झील के आसपास ज़मीनें होती हैं, बस उस गड्ढे के अंदर पानी होता है। अब याद रखना, ये जो पानी होता है ये समंदर से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसे कि नदी होती है, नदी एक जगह से दूसरी जगह बह के जाती है और फाइनली जाके समंदर में मिल जाती है। तो नदी समंदर से जुड़ी हुई होती है, एक छोर समंदर से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन झील के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। झील का पानी स्थिर रहता है, रुका हुआ रहता है, उसमें धारा प्रवाह नहीं होती है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ सकते हो कि अगर पानी रुका हुआ है तो उसका वाष्पीकरण भी जल्दी होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि तेज गर्मी की वजह से वो पूरा पानी ही वाष्पीकृत हो जाए, उड़ जाए। तो इसीलिए जो झीलें होती हैं वो अस्थायी होती हैं मेनली। वो क्या होती है, बनती हैं फिर गायब हो जाती हैं, फिर बनती हैं फिर गायब हो जाती हैं। तो अब आपको समझ में आया कि एक झील क्या होती है, एक बड़ा गड्ढा जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब देखो, झीलों के प्रकार की बात करते हैं। झीलें कई प्रकार की हो सकती हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो झील बनी कैसे। जैसे कि एक प्रकार होता है मीठे पानी की झील, यानी कि ऐसी झील जिसके अंदर पीने लायक पानी है। अब आप सोच के देखो कि एक ऐसी झील है जिसके अंदर पीने लायक पानी है, मतलब वो पानी कहाँ से आ रहा होगा? या तो वो हाल ही में हुई वर्षा की वजह से इकट्ठा हुआ होगा, तो वर्षा का पानी हम पी सकते हैं, आपको पता है, अगर वो हम उसका फिल्टर कर ले तो। या फिर कोई नदी होगी जहाँ से पानी बह रहा होगा, उसकी वजह से झील में पानी आ रहा होगा। तो ऐसी झील का पानी मीठा पानी कहलाता है, पीने लायक पानी कहलाता है, और इस झील को हम मीठे पानी की झील कहते हैं। तो ये पहला प्रकार हो जाता है। इसी तरीके से लवणीय झील भी होती है, यानी कि खारे पानी की झील होती है। अब पानी में खारापन कैसे आ सकता है? किसी खारी चट्टान की वजह से आ सकता है, खनिजों की वजह से आ सकता है, समंदर के पानी की वजह से आ सकता है। तो इस तरीके की झीलें जो होती हैं वो खारे पानी की झीलें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक प्रकार होता है हिम नदीय झील। अब हिम नदी में आपको हिम नजर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बर्फ की बात हो रही है, ग्लेशियर की बात हो रही है। मतलब एक ऐसी झील जिसका पानी ग्लेशियर से पिघल के आया हो, वो हिम नदीय झील कहलाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आती है कृत्रिम झीलें, यानी कि आर्टिफिशियल झीलें, जिसको मानव निर्मित करता है। इनको मानव निर्मित झीलें भी कहा जाता है। जैसे कि मान लो सिंचाई करनी है किसी किसान को, तो वो खुद भी झील बना लेता है। ऐसा होता है, अगर किसी के पास अच्छी ज़मीन हो तो वो बना सकते हैं झीलें। मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसका नाम याद रखना, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पूछा जाता है तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से एक झील होती है ज्वालामुखीय झील, यानी कि एक ऐसी झील जो ज्वालामुखी के गड्ढे के अंदर ही होती है। कभी कभार क्या होता है कि कोई बड़ा ज्वालामुखी फटता है तो उसके फटने की वजह से गड्ढे बनते हैं। उन गड्ढों के अंदर अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो वो भी झील बन जाता है। और कई सारे ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिनके अंदर वैसे ही पानी होता है, तो उन्हें ज्वालामुखी झील कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है लैगून झील। अब ये लैगून झील क्या होती है? इसको समुद्र निर्मित झील भी कहा जाता है। देखो, समुद्र के आसपास मान लो जो ज़मीन होती है उसके ऊपर मान लो कि कोई गड्ढा बन जाता है, और वो जो गड्ढे होते हैं वो समुद्र की लहरों द्वारा भर दिए जाते हैं। मतलब लहरें उठ के आती हैं और गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, तो वो भी अपने आप में एक झील बन जाती है। और यहाँ पे गड्ढे से मेरा मतलब छोटा मोटा गड्ढा नहीं, बहुत बड़ा गड्ढा। तो उसके अंदर पानी भर गया तो वो समंदर से अलग हो गया, ठीक है, तो वो एक झील बन गया। तो उसको आप कहोगे लैगून झील या फिर समुद्र निर्मित झील। सीधी सी बात है, ये झील लवणीय होती है, खारे पानी की होती है, क्योंकि इसके अंदर समंदर का पानी होता है। तो लैगून झील बहुत ज़रूरी है, पूछ लिया जाता है। इसके बाद एक प्रकार और आता है जिसको हम कहते हैं गोखुर झील।
गोखुर झील कुछ इस तरीके की दिखती है, आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये है आपका ऊंचा हिस्सा। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि कोई नदी आ रही है, वो नदी जो है किसी पहाड़ से बह के आ रही है, वो नदी बह के यहाँ पहुँची। अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी ऊंची है, तो ऊंची ज़मीन से तो वो जा नहीं सकती, तो वो यहाँ से नीची ज़मीन से गुजरती है और इस तरीके से घूमती 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 इस तरीके से चली जाती है। तो ये एक तरीके का सर्कल बना देती है, एक तरीके का गोला बना देती है। अब कुछ समय के बाद मान लो कि पानी की रफ्तार तेज हो जाती है और पानी जो है वो यहाँ से सीधे निकल जाता है, मतलब मिट्टी को चीरते हुए निकल जाता है। तो ये एरिया ऐसे के ऐसा रह जाता है। यहाँ पे जो पानी होता है वो ऐसा ही जमा रह जाता है। तो इस पूरे हिस्से को हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। अब गोखुर झील में बीच वाला हिस्सा जो है ऊपर उठा हुआ है और ये बाकी आसपास का हिस्सा जो है वो धंसा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पानी भर जाता है। ये एक स्पेशल शेप है, अगर आप इसको याद रखोगे तो इससे आपको गोखुर झील याद रह जाएगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक प्रकार हैं, पूछे जाते हैं। मीठे पानी की झील, लवणीय झील, हिमनदीय झील, और स्पेशली ये 3 तो बहुत महत्वपूर्ण है, ज्वालामुखी झील, लैगून झील और गोखुर झील। तो इनको तो आपको ज़रूर याद रखना। तो अब आपको झील समझ में आ गई, झीलों के प्रकार समझ में आ गए। अब हम बात कर लेते हैं राज्यों की, कि राज्यों में कौन कौन सी झीलें होती हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। देखिए, जम्मू कश्मीर की सबसे फेमस झील जो है वो है डल झील। डल झील एक ऐसी झील है जहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, वहाँ पे शिकारे चलते हैं, आपको पता है। शिकारों के अंदर गानों की भी शूटिंग हुई है, तो आप याद रख सकते हो डल झील कहाँ पे है, श्रीनगर के अंदर है। श्रीनगर में सबसे मशहूर झील है, इसको आपको याद रखना है। दूसरी जो ज़रूरी झील है जम्मू कश्मीर में वो है वुलर झील। वुलर झील इसलिए मशहूर है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है, तो आप लिखेंगे जम्मू और कश्मीर। क्या नाम है? वुलर झील। तो ये 2 झीलें हो जाती है जम्मू कश्मीर की, बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद आती हैं 4 इंपॉर्टेंट झीलें, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील और नागिन झील। आप एक चीज़ कॉमन देखोगे इसके अंदर कि ये सब नाग से एंड हो रही है, या नाग या नागिन इसके अंदर आपको नजर आएगा, तो इनको आप एक साथ याद रखिएगा। अनंतनाग एक ज़िला है, उस ज़िले के अंदर ये झील है। बैरीनाग झील जो है वो बैरीनाग झरने के पास से है, यहीं से आपकी झेलम नदी भी निकलती है, मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो नदियों वाली वीडियो के अंदर। इसके अलावा शेषनाग झील है और नागिन झील है। ठीक है, 2 और इम्पॉर्टेंट झीलें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, एक है मानस झील और एक है विसनसर झील। ये 2 झीलें भी पूछ ली जाती है। तो टोटल 8 झीलें आपको यहाँ पे याद रखनी है। डल झील, वुलर झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, मानस झील और विसनसर झील। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर से, इस तरफ आते हैं उत्तराखंड की तरफ। अब देखो, एक जो तालाब होता है उसको हम ताल के नाम से भी जानते हैं। तालाब को ताल भी कहा जाता है, आप में से कई लोगों को पता होगा। तो ये समझ लो कि जो तालों का प्रदेश है वही उत्तराखंड है, और यहाँ की ज़्यादातर झीलों को ताल के नाम से जाना जाएगा। एक है आपकी नैनीताल झील, सबसे फेमस, तालों में ताल, नैनीताल, ये चीज़ आपको याद रहेगी। इसके बाद आती है आपकी मालाताल, राकसताल, देवताल और सातताल। देखो, नैनीताल, मालाताल, राकसताल, देवताल, सातताल, इन सबको याद रखना आसान ही है क्योंकि सबके सब ताल हैं, तो आप याद रख सकते हैं इन सभी झीलों को। इसके अलावा एक आती है आपकी खुरपा ताल, नैकुचिया ताल और रूपकुंड झील। ये रूपकुंड थोड़ा अलग हो गया, बाकी सब तो ताल हैं। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ भी ताल जुड़ा हुआ है झीलों के अंदर, वो सब की सब कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। बस 3 झीलों को छोड़कर जिनके पीछे ताल लगा हुआ है, उनके बारे में अभी बताता हूँ मैं आपको। तो ये उत्तराखंड की झीलें हो जाती हैं। इसके बाद हम उत्तराखंड से थोड़ा नीचे आते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर एक झील है जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है रामगढ़ ताल। ये रामगढ़ ताल जो है अलग से याद रखना, उत्तर प्रदेश की झील है, तो एक इंपॉर्टेंट झील है, इसको आपको याद रखना है। राम मंदिर से रामगढ़ ताल आप याद रख सकते हो, उत्तर प्रदेश में बना है, हाल ही की घटना है, तो आप याद रख पाओगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2 झीलें हैं, सूरज ताल, चंद्र ताल। तो ये ताल हो जाते हैं, तो 3 झीलें हो जाती हैं, रामगढ़ ताल, सूरज ताल, चंद्र ताल। इन तीनों को छोड़कर अगर किसी भी ताल की झील आए तो वो कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। बाकी कहाँ पे है? या तो उत्तर प्रदेश में होगी या हिमाचल प्रदेश में होगी। इसके बाद हम चलते हैं सिक्किम, क्योंकि सिक्किम के अंदर एक इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है चौलहामू या फिर चौलमू। चौलहामू या फिर चौलमू, याद रखना नाम को। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भारत की सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली झील है। ये तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर है।
याद रखिए ये जो तीस्ता नदी है उसका उद्गम भी यहीं से होता है। तो चौलमू झील जो है वो उत्तरी पूर्वी भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो इसको आप याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी अच्छी झीलें हैं, नाम इजीली याद हो जाएंगे आपको। राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील और सांभर झील। ये 5 ऐसी झीलें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से कईयों का नाम आपने सुना होगा। स्पेशली सांभर झील का तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि सांभर झील जो है खारी झील है और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील भी यही है। अब आप पूछेंगे कि अंतःस्थलीय झील क्या होती है? एक ऐसी झील जो कहीं भी नहीं जाती, मतलब जो समुद्र में नहीं जाती, वो मैदान में ही गायब हो जाती है, तो उसको अंतःस्थलीय झील कहा जाता है कि भाई स्थल पे थी, स्थल पे ही खत्म हो गई। तो खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? सांभर झील। कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है। इसके बाद हम राजस्थान से थोड़ा इधर आ जाते हैं, उत्तर पूर्व के अंदर, मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर एक झील है जो कि लोकटक झील के नाम से जानी जाती है। ये जो झील है मीठे पानी की झील है। इसकी सबसे खास बात यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एकमात्र एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबुल लामाजाओ। ध्यान से सुनना, केबुल लामाजाओ नाम का एक राष्ट्रीय पार्क है जो इस झील के ऊपर तैरता है। जी हाँ, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो इसके लिए बहुत फेमस है, पूछा जाता है, इसका नाम लेके पूछा जाता है कि वो कौन सी झील है जिसके ऊपर एक राष्ट्रीय पार्क जो है वो तैरता है, तो याद रखना। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में आती है आपकी लोनार झील। ये मेरी फेवरेट है, वो इसलिए क्योंकि ये जिस गड्ढे के अंदर बनी हुई है, जो गड्ढा बना हुआ है जिसके अंदर पानी है, वो गड्ढा एक उल्का पिंड के टकराने की वजह से बना था। सोच के देखिए कि बाहर से कोई पत्थर आया था अंतरिक्ष से, वो टकराया यहाँ पे और उसकी वजह से ये झील बनी थी। तो ये बहुत ही स्पेशल झील है, लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर है। इस चीज़ को आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा साउथ इंडिया की तरफ। साउथ इंडिया के अंदर सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में एक झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है वो भारत की दूसरी बड़ी लैगून झील है। लैगून झील अभी मैंने आपको बताया था ना कि समंदर के पास होती है और समंदर का पानी जो है भर देता है इसे, मतलब लहरें भर देती हैं। तो आप देखेंगे कि ये समंदर के पास है और समंदर के पानी ने इसको भरा है। इसमें खास बात यह है कि ये बहुत लंबी झील है, ठीक है, और लंबी इतनी है कि इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु के अंदर भी है। तो पुलिकट के बारे में सवाल बनता है, इसको याद रखना है ना। इसके अलावा एक झील और है आंध्र प्रदेश में जो कि कोलेरू झील के नाम से जानी जाती है, उसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं केरल में। केरल की 3 बड़ी झीलें हैं जिनका नाम है अष्टमुदी, पेरियार और वेम्बनाड, ठीक है। वेम्बनाड झील जो है, मैं आपको बता दूं कि ये भारत की सबसे लंबी झील। तो सबसे लंबी झील के लिए एक सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड है। कहाँ पे है? केरल के अंदर है, ठीक है। इसके बाद हम आखिरी झील की बात कर लेते हैं जो कि है उड़ीसा के अंदर, जिसका नाम है चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील मतलब इसके अंदर जो पानी है वो समंदर ने भरा है, तो मतलब समंदर की लहरों की वजह से भरा है। तो सीधी सी बात है कि ये खारे पानी की झील है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सबसे लंबी तटीय झील भी कहलाती है, क्योंकि ये समंदर के किनारे है और लंबी है, तो तटीय झील भी कहा जा सकता है इसको, सबसे लंबी खारे पानी की तटीय झील। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाती हैं आपकी झीलें जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे सवाल बनते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।